ठीक है। तो जर्नल एंट्री का मीनिंग आपने समझा। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? लेजर क्लास 11 टीएस गरेवाल। ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि मैं बताओ कैश कितना है अभी, या बैंक में कितना पैसा है, या राम से कितना लेना है, या श्याम को कितना देना है, या सेल कितना है टोटल ये एक महीने की, या परचेज कितनी है, तो हम जर्नल एंट्री देख के नहीं बता सकते। आप बात समझ रहे हैं? जर्नल हाँ एंट्री सर। देख करके ये हम नहीं बता सकते। तो जर्नल एंट्री तो एक भीड़ है, क्राउड है। जर्नल एंट्री एक क्राउड है, भीड़ है। उसमें से ये पता नहीं लगता, उसको हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक जगह रख दिए जाएं तो पता लग सकता है कैश को। अगर टोटल सेल्स को जोड़ लिया जाए एक अलग हाँ पन्ने पे, जर्नल एंट्री देखकर ही, जर्नल एंट्री देख लिया और एक अलग पन्ना ले लिया और उसमें लिखते गए इस तारीख को इतना सेल, इस तारीख को इतना सेल, इस तारीख, तो टोटल कर लेंगे उसको तो टोटल सेल्स पता चल जाए। परचेज के हाँ साथ भी यही है कि टोटल परचेज। अब जर्नल एंट्री देख के क्या कोई दिक्कत है क्या? आप का ध्यान इधर उधर हो रहा हाँ सर, वो 2 मिनट सर। है? 2 मिनट सर। अच्छा। हाँ सर। ऑन करो। समझ रहे बात? तो अगर सारे परचेज को हम एक अलग पेज पे लिख लें तो पता लग हाँ। सकता है कि टोटल परचेज है। अगर हम्म। राम आता है और राम से पैसे लेने हैं, हम उसको कितना बताएंगे पैसे का? इसका मतलब हुआ राम के साथ किए गए सारे ट्रांजैक्शन को एक अलग पेज पे लिख देंगे तो पता लग सकता है कि हाँ राम सर। से कितना रुपया लेना है या मोहन को कितना देना है। तो जितने भी आपने अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किए सबको एक अलग अलग पेज पे लिखने लिखना होता है। और जिस रजिस्टर में ये काम होता है उस रजिस्टर का नाम लेजर है। लेजर होता है। तो लेजर इज द नेम ऑफ रजिस्टर इन विच ऑल अकाउंट्स आर केप्ट और ऑल अकाउंट्स आर केप्ट। समझ रहे हम्म। बात? हाँ। लेजर तो रजिस्टर है जिसमें राम का नाम, राम का अकाउंट, श्याम अकाउंट, सारे लेजर होते हैं। यानी कहने का मतलब जर्नल एंट्री में जितने भी आपने डेबिट क्रेडिट, कैश डेबिट किया, बैंक डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया, ड्राइंग लिखा, रेंट लिखा, सेल लिखा, परचेज, जितना भी आपने लिखा सबके लिए एक अलग अलग पन्ने पे लिखेंगे, क्योंकि हाँ। तभी पता चलेगा ना। हाँ।
उससे अब कहा जाए रेंट कितना दिया जी साल भर, तो पता तो उसी समय चलेगा ना कि रेंट जितना हाँ। भी दिया उसको एक अलग पन्ने पे लिख करके जोड़ा जाए। हम्म। और वो जरूरी भी है, हाँ। बिजनेस में ये जरूरी भी है। किसी से पैसे लेने हैं तो कितना लेंगे, या किसी को पैसे देने हैं तो कितना देंगे, या उसी में हम्म। पता चलेगा ना। उनके साथ किए गए सारे ट्रांजेक्शन को एक सिंगल पेज पे लिखो और उसको प्लस माइनस करो। हाँ। और ये जरूरी तो है ही, आपको भी ये जानना जरूरी है कि सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, प्रॉफिट कितनी हुई, क्योंकि आप इसी के लिए बिजनेस करते हाँ। हैं। इसी में पता चलेगा जब सारे इनकम को इकट्ठा लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस को उसको माइनस करेंगे, तो ये हम्म। जब सारे इनकम पता होएगा, सारे खर्च के बारे में पता होगा, तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितनी हुई। हाँ। तो मतलब हुआ कि लेजर इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर जर्नल एंट्री, हाँ। पोस्टिंग इज डन हाँ, पोस्टिंग with होगी। the help of journal entry. Posting is made into different accounts, and the register in which different accounts are kept or prepared, that is called ledger. समझ रहे कि नहीं? तो थ्योरिटिकल बात समझ गए आप कि भाई हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेजर पर, लेजर वास्तव में रजिस्टर का नाम, लेकिन हाँ। आज बोलचाल की भाषा में उसी को लेजर कहते हैं, अकाउंट्स को ही लेजर कहा जाता हाँ सर। है ना। बोलचाल में लेजर अकाउंट्स एक ही समझा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल जो है, लेजर इज द नेम ऑफ रजिस्टर, इसमें अलग अलग अकाउंट रखे जाते हैं। तो हाँ। ये जो पोस्टिंग होता है, वो जर्नल एंट्री जो किया, वही वही उसी को देख करके पोस्टिंग। हाँ। और ये देखिए, जो अकाउंटिंग सबसे पहले जर्नल एंट्री है, उसके बाद पोस्टिंग होता है, उसके हाँ बाद सर। ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, बस हाँ। यही होता है। तो ये एक सीक्वेंस में होता है और एक दूसरे के मदद से होता है। हाँ। जर्नल एंट्री की मदद से पोस्टिंग लेजर। होगा, पोस्टिंग के आधार पे जो है ट्रायल बैलेंस टोटलिंग। होता है, ट्रायल बैलेंस के आधार पे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इज द फाइनल बैलेंस शीट। आउटपुट ऑफ द अकाउंट, फाइनल आउटपुट। तो हम आपको सिखाते हैं। तो अच्छा, किताब मैंने नहीं निकाला है, आप भी अपनी किताब निकालिए, टीएस अग्रवाल वाली, मैं भी लाता हूँ। निकाल चुका सर। ठीक, लाता हूँ। ठीक है। एक सवाल लेते हैं, हाँ सर। फर्स्ट सवाल लेते हैं इलस्ट्रेशन का, ठीक है सर। और वो उसको समझते हैं कि क्या है। ठीक है। देखिए, इसको बाद में समझते हैं, बाद में इसलिए कि पहले आपको मैं पोस्टिंग कराना सिखा दूं, उसके बाद इसमें कोई खास बात है, इसमें पोस्टिंग किया नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के लिए, या मैं बता ही देता हूँ, मैं क्या दिक्कत है ना। हम्म। देखिए क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन है पहला नंबर, पढ़िए हाँ जरा, सर है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या लिखा है।
इलिस्ट्रेशन। हाँ हाँ, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। मुझे लगा सर आप एक्सरसाइज की एक्सरसाइज बात आप कर रहे बनाइए, गुरमान वाला है, द बुक्स ऑफ गुरमान। हैं। हाँ सर, हाँ। क्या लिखा है? पास दी ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल। ठीक है। तो इसमें देखिए, ओपनिंग एंट्री का मतलब ये हुआ कि बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। हाँ सर। 1 मिनट रुकिएगा जरा। ओके। बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो जो पीछे का बैलेंस है वह हाँ। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा ना। 31 मार्च को कैसे? अगर किसी से लेना देना है हम्म। तो 1 अप्रैल को भी उसको लिखना पड़ेगा। हाँ। ऐसा तो नहीं है 31 मार्च को जो हुआ उसके बाद उसको हम देंगे ही नहीं पैसा, या किसी से बाकी है तो लेंगे ही नहीं। वो ब्रॉड डाउन होगा सर। हाँ, तो उसको कैसे एंट्री करेंगे वही इसमें बताया। तो ये भी काम जर्नल एंट्री के माध्यम से, क्योंकि जर्नल एंट्री जो है ना वह बेसिक है। जर्नल एंट्री हाँ। सबसे पहले जर्नल एंट्री होता है, उसके बाद ही लेजर वर्क। हाँ सर। तो पीछे से क्या चीज आ सकती? पीछे से आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो पीछे से आएगा वह एसेट्स और लायबिलिटी ही आ सकती। खर्चे और इनकम ये सभी प्रॉफिट या लॉस में कन्वर्ट हो जाए, और हाँ। प्रॉफिट और लॉस वह प्रोप्राइटर में बट जाए। हम्म। तो एवरी ईयर के जो एक्सपेंसेज और इनकम है हाँ। वह नेक्स्ट ईयर नहीं जाना। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट या लॉस जरूर जाता, ठीक है सर। लेकिन खर्चे और इनकम उसी नहीं साल जाती। खत्म। तो जब भी पीछे साल से नेक्स्ट ईयर आएगा वह एसेट्स और लायबिलिटी ही हो सकता है, खर्चे और इनकम नहीं हो सकते। समझ रहे हैं बात? तो यही बोल रहा है कि भाई देखो पीछे साल से एसेट्स और सर, लायबिलिटी आई है। सर एक चीज समझा नहीं। हाँ बोलिए। प्रॉफिट और लॉस क्यों नहीं आएगा? हाँ, प्रॉफिट या लॉस जो है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मालिक के बीच। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वह प्रोप्राइटर में, या मान लेते हैं अभी एक ही बंदा है मालिक, उसमें बट जाता है। बटने का मतलब प्रॉफिट से उसकी कैपिटल हम बढ़ा दें, हाँ। तो कैपिटल तो चला ही प्रॉफिट के रूप में। आप समझे हाँ। नहीं बात है ना? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तो पढ़े हैं। हाँ सर। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। हाँ। हाँ सर। बिजनेस में जो प्रॉफिट हुई वो मालिक को मिलेगा, हाँ। तो मालिक को हमने दे दिया। ओके। तो मालिक को जो दिया तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल हाँ। नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट भी ट्रांसफर हुआ, हाँ। लेकिन अलग रूप में। कैपिटल के फॉर्म में हुआ। हाँ, लॉस अगर है तो लॉस से उसकी कैपिटल घट जाए, हाँ सर। ठीक। और समझ गया। प्रॉफिट भी आ सकती है अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। हाँ। प्रॉफिट तो एसेट। या लॉस को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो प्रॉफिट और लॉस भी जाएगी नेक्स्ट। हाँ। लेकिन एक्सपेंसेज और इनकम नहीं, क्योंकि उसी का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होता हाँ। है। एक्सपेंसेज और इनकम का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस होता हाँ सर। है। हमने उसका नेट फिगर प्रॉफिट या लॉस ले लिया, ठीक है सर। वो जरूर ट्रांसफर होगा। अगर हम बांट दिए तो कैपिटल के रूप में, नहीं तो घटा दिए, लॉस होगा तो घटेगा, तो घटा हुआ कैपिटल आ गया।
जाता जरूर है, हम्म। प्रॉफिट के रूप में भी जा सकता है अगर बांटा ही नहीं आप। हाँ जैसे कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रॉफिट नहीं बांटा तो प्रॉफिट के रूप में ही जाएगा। समझ गए वहां समझ। में एसेट्स जो है, देखिए जितने भी एसेट्स हैं ओपनिंग एंट्री में आपको बताऊं, ओपनिंग एंट्री में बता रहा हूं। ओपनिंग एंट्री का मतलब ये हुआ पिछले साल से क्या क्या चीज इस साल आया। ओके सर। इलिस्ट्रेशन, जितने भी एसेट्स है चाहे जो भी नाम, उसको हम, रियल अकाउंट का रूल बताइए जरा डेबिट क्रेडिट करने का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ तो एक कम सीन, एसेट जब खरीदे होंगे तो कम सीन होगा ना, हाँ सर। उसको डेबिट किया। हाँ सर। तो जब हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट ही बैलेंस रहेगा ना। हाँ। तो जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट कर दीजिए जो पिछले साल से आया। हम्म। और जितनी भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, हाँ सर। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट करें। और अगर नहीं दिया है कि कैपिटल कितना है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल। हाँ। अगर उसने सिर्फ ये लिखा है कि ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटी, मान लेते हैं 1 लाख की एसेट्स है और 80,000 की लाइबिलिटी है और कुछ नहीं ली, आप समझ रहे हैं, कुछ हाँ नहीं सर। लिखा, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर जो है वह कैपिटल हो। 20,000। इट मीन्स कि बैलेंसिंग फिगर इज द कैपिटल। यस सर। क्योंकि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो जितनी भी एसेट्स होगी उतनी ही लाइबिलिटी। हाँ सर। पहले लाइबिलिटी लाइबिलिटीज आती है ना सर। जितनी एसेट्स उतनी ही लाइबिलिटी। अगर 1 लाख एसेट्स है और ये 80,000 लाइबिलिटी है, इसका मतलब है कि 20,000 कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो द लाइबिलिटी हाँ बट सर। इट इज पेबल टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द। यस सर। और ये जो लाइबिलिटी होता है वो आउटसाइडर को देते हैं। हाँ। कैपिटल क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट करता है भैया, बिजनेस और हाँ, बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज। अलग होते हैं। तो बिजनेस में जो कुछ भी मालिक को वापस करना है वो कैपिटल के रूप में होता है और वह भी लाइबिलिटी हो। हाँ तो पहला इलुस्ट्रेशन हम आपको यहाँ पे बना के नहीं दिखाए, आप घर में बनाएंगे, मैंने आपको मेन बात समझा। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, ये सभी एसेट्स है, इसको डेबिट कीजिए। प्लांट ये भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट्स है, और सन्डी क्रेडिटर्स क्या है जी, एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? सर, वो भी लाइबिलिटी होगी ना। क्या होता है सन्डी क्रेडिटर्स? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जो अननोन क्रेडिटर होते हैं, जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो अननोन क्यों बोल, अननोन। अननोन क्या मतलब पता ही नहीं है? हाँ। पता नहीं सर। अरे अननोन थोड़ी होता है। पता नहीं सर मुझे। सन्डी क्रेडिटर्स इज दैट पर्सन from whom we have purchased the goods on credit, ओके। जिससे हम उधार माल खरीद, उसको संडे, इससे माल खरीदने पता तो नहीं रहेगा इसे तरह। तो सर, उसका नाम क्यों नहीं लिखते, सन्ड्री क्यों लिखते हैं? नहीं वो तो ग्रुप है, वो तो ग्रुप है ना, एसेट्स ग्रुप है, लेकिन एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा।
नहीं सर, वो क्रेडिटर का नाम लिख देते, हाँ सनट्रीज नाम क्यों लिखते हैं? लिखेंगे भाई, क्यों नहीं लिखेंगे, नाम तो रहेगा ही रहेगा। पर सनट्रीज क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? अरे संदिग्ध अगर 1,000 आदमी है जिससे माल वापस पैसा देना है, तो 1,000 का नाम का आप लिख सकोगे क्या जर्नल एंट्री? ठीक है सर, समझ गया, आप समझ सब गया। चीज बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों नहीं लिखते। ठीक है। आपने 1,000 आदमी से माल खरीदा, हाँ। तो बैलेंस शीट में 1,000 आदमी का नाम लिख पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन उसका डिटेल जरूर रहता है, वो अलग जगह है। अलग छोड़। जैसे ये लाइबिलिटी 80,000, हाँ। ये 10 आदमी को हो सकता है देना है, 1,000 आदमी को हो सकता है, तो वो बंदा कौन कौन है उसका भी डिटेल कंपनी के पास। लेकिन बैलेंस शीट में तो लिमिटेड जगह होगी ना, हाँ। तो उसमें सारे सभी आदमी का नाम नहीं आ सकता ना, तो इसलिए यहाँ सबका पे नाम किधर आता है सिंडिकेट सर? जी। सबका नाम किधर आता है? उसका अलग पेज पे जाएंगे, अलग अलग पेज? डिटेल होगा। वो लेजर में ही होगा या फिर नहीं जर्नल? नहीं, अच्छा आप ये कह रहे हैं लेजर, नहीं नहीं, लेजर तो सबके बनेंगे भाई, हर एक एक आदमी के बनेंगे। हाँ। जैसे राम श्याम मोहन, ये 4 सिंडिकेटर्स है, तो वो राम श्याम मोहन तो बने ही है ना, उस ओ। सबको चारों को जोड़ के बैलेंस शीट में लिख। ओके, समझ गया। समझ बैलेंस गया। शीट में आपके पास लिमिटेड है ना, एक दो पन्ने का बैलेंस, उसमें 1,000 आदमी के पास को देना है, तो 1,000 आदमी का नाम नहीं आ सकता है ना, तो वहां समझ गया पे सर। टोटल लिख दिया। उसको जानने के लिए तो अलग सीट में अलग जगह जाना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे एसेट्स है 1 लाख, तो क्या है एक ही एसेट्स होगा क्या? नहीं सर। प्लांट मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, पिक्चर्स होगा, कैश। कैश भी होगा, तो वो सब भी डिटेल तो है ही ना कंपनी को। हाँ। तो ये इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में यही है, आप इसको बनाए। ठीक है सर। इलिस्ट्रेशन सेकेंड आ जाए। हम्म। अब देखिए सेकेंड में, पहले मैं यहाँ लिख लूं। देखिए इसमें जर्नल एंट्री पहले बनाया, हाँ। क्योंकि बिना जर्नल एंट्री बनाए लेजर लेजर नहीं नहीं बनेगा। समझाया जा सकता। हाँ। लेकिन मैं आपके साथ सारा जर्नल एंट्री तो नहीं बताऊंगा, हाँ सर। उसमें तो टाइम लग जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको 2 एंट्री बना करके समझा देता हूँ कि कैसे ठीक है सर। लेजर होता है। जिससे पहला है कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया शिवम ने, बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, 1 लाख हो। 1 लाख। ये कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल लाइबिलिटी अकाउंट हो। रियल नॉमिनल या पर्सन? और रियल लोन वो ये हो गया। पर्सनल अकाउंट हुआ सर। है क्या हुआ ये? रियल होगा, रियल। रियल या पर्सनल? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश, कैश तो रियल होगा। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? वो भी रियल होगा। ये देखिए ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, पर्सनल। डाउट था मुझे रियल और अच्छा पर्सनल में। एक चीज बताइए, पर्सनल हाँ। इसलिए क्योंकि यह राम के जगह पे, ये शिवम के जगह पे आए। हाँ सर। मान लेते हैं राम से आपको पैसा आया, क्या जनरेट बनाओ? कैश अकाउंट हाँ, डेबिट टू राम। और यहाँ पे शिवम से आया, क्या जनरेट है? कैश अकाउंट डेबिट टू शिवम। हाँ, लेकिन शिवम तो नहीं लिखा आपने।
हाँ, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर वो हमें दे रहा है, जो देता है वो क्रेडिट द गिवर देखिए, और डेबिट द रिसीवर है। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि वह मालिक है, शिवम इज द प्रोप्राइटर। हाँ, शिवम इज द प्रोप्राइटर, राम इज द आउटसाइड। तो जो प्रोप्राइटर होता है उसका नाम कभी भी बुक्स में नहीं लिखा। ठीक है सर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, इन दी बुक्स ऑफ, यानी शिवम। जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ शिवम। शिवम। आप सिर्फ समझिए, लिखना नहीं है कुछ। ठीक है सर। लिखना इसलिए नहीं है, बुक में सभी चीज लिखा हुआ है। हाँ सर। हमने लिखा इन दी बुक्स ऑफ शिवम, यानी शिवम कौन है? मालिक है। शिवम कौन शिवम। है? हाँ, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर है। वो प्रोप्राइटर होता है, जो मालिक होता है, उसका नाम कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं, हाँ सर। उसके बुक। वो होगा किसका? तथा उससे रिलेटेड जो हो। हम्म। तो यहाँ पे कैपिटल के जगह पे शिवम होता। नहीं, शिवम नहीं होता। नहीं नहीं होता, अगर शिवम आउटसाइडर। हाँ, अगर आउटसाइडर। ठीक। कैपिटल इज द लाइबिलिटी, टू इट द इज बिजनेस। द लाइबिलिटी टू द बिजनेस। टूवर्ड्स द ओनर। इसको लिखेंगे, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। यस सर, हाँ। ये आप लिखो, कैपिटल डैश करके, ये आपको लिखना चाहिए। ठीक है। कैपिटल डैश करके लिखिए, इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। लिख लिया सर। लिख लिया? लिख लिया। हाँ, लिख ली। तो कैपिटल इसलिए आया क्योंकि मालिक, मालिक का नाम कभी भी बुक में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। हम्म। मालिक जो कुछ देता है उसके लिए कैपिटल हो। हम्म। अब ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो। अब इसकी पोस्टिंग सिखा रहा हूं। सबसे पहले कैश अकाउंट, जो जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ है सबका अकाउंट हुआ है। हाँ। का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर। डेबिट क्रेडिट। ये JF है। JF। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब हो वो पेज नंबर जहां पर जर्नल एंट्री हुई है। हाँ। कि जर्नल एंट्री जो होती है वो अलग रजिस्टर में होती है, उस रजिस्टर का नाम जर्नल। हाँ। तो वहीं से देखकर हम लिख रहे हैं ना यार। और हाँ। लेजर जो है वो अलग रजिस्टर हो। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सही एंट्री है या नहीं? अगर हमें कोई डाउट हो या चेक करना हो तो हम देखेंगे उस पेज नंबर पे
ये है भी कि नहीं, कि नकली एंट्री हो। हाँ। आज के युग में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर। हाँ। लेकिन पुराने समय में तो ऐसा ही होता हो। हाँ। तो ये, उसके बाद फिर से डेट शुरू होगा। अच्छा, अमाउंट, हमने अमाउंट आया, अमाउंट, हाँ। यहां से यहां तक डेबिट का, डेबिट था। और फिर हाँ। क्रेडिट के लिए फिर वही शुरू हो जाएगा, डेबिट, डेट पार्टिकुलर। सिर्फ समझिए आप, फिर यहाँ पे जे एफ हो जाएगा, और ये फिर अमाउंट। तो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, जितने भी डेबिट या क्रेडिट हुआ है सबका अलग अलग अकाउंट। हम्म। अभी चूंकि हमने एक ही एंट्री लिया है, और एक एंट्री इसलिए लिया है क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम्म। कॉपी में नहीं पढ़ा है, तो देख नहीं पाएंगे पलट। तो कैश अकाउंट, अब कैश अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और भी अकाउंट बनाएंगे जितना भी डेबिट क्रेडिट। हम इसी हाँ। दो को बना के आपको सिर्फ समझा देते हैं। हम देख क्या ठीक। बना रहे हैं, कैश अकाउंट। हम हम्म। देखेंगे जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट। तो कैश डेबिट हुआ है या डेबिट। क्रेडिट हुआ। डेबिट हुआ है सर। तो इसका मतलब वो यहाँ जो है, ये कैश अकाउंट जो हम बना रहे हैं, इसमें डेबिट साइड में लिखेंगे, तारीख तो देंगे, और डेबिट में जो लिखेंगे वो 2 से शुरू करें। और लिखेंगे क्या, जो क्रेडिट साइड, क्या है क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कैपिटल है, अमाउंट में 1 लाख। इसका मतलब ये हो, जो भी अकाउंट बनेगा, यानी जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट, तो उसके अंदर कैश अकाउंट कभी नहीं लिखा है, उससे रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट है वो लिखा है। ठीक है। आपको बात समझ में आई। हाँ सर, आगे। आइए, इसके बाद इसको क्लोज करें। मान लेते हैं एक ही एंट्री हो, हम्म। तो इसको क्लोज करें। जिधर ज्यादा है उधर अमाउंट लिख लेंगे, इधर है 1 लाख, इधर कुछ भी नहीं। तो साल के अंत में मार्च 31 को बैलेंस, बाय इसको बैलेंस। देखें, इधर कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे बाय बैलेंस, सीडी। सीडी कैरी डाउन, हाँ। 1 लाख। और अप्रैल 1 को यहाँ पे लिखेंगे दूसरे साल, टू बैलेंस। बीटी, बीटी मतलब ब्रॉड डाउन, यानी ऊपर से नीचे। ब्रॉट डाउन। हाँ। समझ में आया आपको। हाँ सर। अब उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल कोड बनाएंगे, यहाँ पे हम कैपिटल कोड बनाएंगे। यहाँ पे कैपिटल कोड, वो फॉर्मेट जो यहाँ पे है वो सारा चीज लिखेंगे यहाँ। हम शॉर्टकट में बता देते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, कैपिटल क्रेडिट है या डेबिट है। क्रेडिट है। तो हम क्रेडिट साइड में लिखें, क्या हाँ लिखेंगे, सर। जो बाय डेबिट कैश। साइड में, जो उल्टे हाँ। साइड, कैसे, बाय कैश। जिधर ज्यादा है पहले उसको क्लोज कर देंगे। तो वही फिगर यहाँ पे लिखेंगे। इधर कितना कम है, पूरा 1 लाख कम, तो इसको लिखेंगे बैलेंस शीट। मार्च 31 को 1 लाख रुपया, ये अप्रैल 1 को लिखेंगे हम्म। बाय बैलेंस बीटी 1 लाख। यहां तक बात आई समझ में। हाँ सर। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस का, ठीक है साथ सर। साथ में ट्रायल बैलेंस भी बता दूंगा। ठीक है। ठीक है ना।
तो ट्रायल ठीक है। बैलेंस साल के अंत में बनता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विथ द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो हाँ। ट्रायल बैलेंस of Mr. X on 31st March 2025, जितने भी अकाउंट्स बने, ये डेबिट है, सॉरी ये क्रेडिट है, हाँ। ये डेबिट है, और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। यहाँ पे एल एफ लिखा जाता है। एल का हाँ सर। मतलब होता है लेजर। लेजर फोलियो। मतलब किस पेज पे पोस्टिंग हुई है, हाँ सर। यानी लेजर के रजिस्टर में कौन से पेज पर ये बैलेंस दिख। हम्म। तो पेज नंबर आएगा इसमें। और हमने अभी दो ही अकाउंट बनाए, कैश अकाउंट और कैपिटल। हाँ सर। इसका टोटल, ग्रैंड टोटल इसको कहेंगे, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई गलती। अब कैश अकाउंट यहाँ पे देखिए, कैश अकाउंट में जो बीडी है, कैश अकाउंट में जो बीडी है, बीडी। BD मतलब ब्रॉड डाउन, हम्म। वो देखिए किस साइड में, डेबिट साइड, डेबिट साइड। ब्रॉड डाउन। और एक्चुअल में डेबिट में ही है ये, इधर हाँ। तो घट रहा है इतना। हाँ। एक्चुअल बैलेंस तो डेबिट है, क्योंकि कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। हाँ सर। रियल एंट्री है जर्नल एंट्री करने का, डेबिट वाज कंटेन क्रेडिट। वर्ड कम से। तो बीडी जिधर है, बीडी किधर है, डेबिट साइड। ये हम्म। कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख लिखिए। फिर क्रेडिट में देखिए, कैपिटल देखिए किधर है, कैपिटल का बीडी देखिए किधर है। ये बीडी है, क्रेडिट। और ये वास्तव में क्रेडिट ही तो है। इधर तो इतना हाँ। घट रहा है। और हाँ। दूसरी बात, जब आप जर्नल एंट्री किए हो तो क्या किए, जर्नल एंट्री में तो क्रेडिट है ना, क्रेडिट है। तो वही बैलेंस रह जाता है। हम्म। देखो कैश डेबिट है ना, तो डेबिट ही है। तो जो आप गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं, डेबिट क्रेडिट, वही ट्रायल बैलेंस में भी या पोस्टिंग में भी अल्टीमेटली वही रहेगा। हाँ। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है भैया। और देखिए इसका टोटल भी बराबर। तो इस तरह से दो चैप्टर खत्म, लेजर भी और ट्रायल। ठीक है सर। क्योंकि बेसिक बात तो यही है ना, उसमें ढेर सारे जर्नल एंट्री होंगे, ढेर सारे लेजर बनेंगे, उसके बाद ट्रायल बनेंगे। तो ये आप घर में प्रैक्टिस की। हाँ। लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, वो मैंने थ्योरेटिकल बता दिया। ये पूरा हाँ। सवाल लेके बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप घर में कीजिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है। बाकी सवाल ढेर सारे हैं, ढेर सारे लेजर बने हुए हैं। उसके बाद 2 सवाल के बाद ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद क्वेश्चन। तो ये आपको घर में बना, ठीक है ना हाँ जी। सर। और उसके बाद कैश बुक बताएंगे दूसरे दिन। सबसे ठीक है। पहले आप लेजर वाला और ट्रायल बैलेंस वाला एक ही चैप्टर में है, दोनों चीज थी। हाँ सर। तो उसको बना लीजिएगा।
एक चीज ठीक है जो सर। मैं सुधार करना चाहता हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उस दिन, वो मैं आपको बताना चाहता ठीक है। हूँ। हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं राम को आपने उधार माल बेचा 12,000। हाँ। इससे आपने चेक लिया, 10,000 का और 2,000 डिस्काउंट के। फिर आपने बैंक में जमा किए। फिर वो चेक डिजॉर्डर हो गया, और मान लेते हैं 100 रुपया जो है बैंक चार्जेस, तो हाँ। जनरल की होगा राम से अकाउंट है। कितना बाकी था भाई? 12,000। हाँ। शुरू में राम डेबिट हुआ 12,000, 12,000 से लेना बाकी है। हमने 2,000 डिस्काउंट दे दिया, लेकिन डिस्काउंट उसमें दिया जब उसने 10,000 का चेक दिया। हम्म। आज चेक डिजॉर्डर हो गया, तो मानो वो चेक ही नहीं दिया, तो डिस्काउंट भी किस बात का, वो भी हाँ। वापस ले ले। तो ये उस दिन गलती हो गई थी, मैंने डिस्काउंट नहीं लिया। आपने सही आंसर ठीक है। बोला था, हाँ। लेकिन मेरे से मिस हो गया। ठीक है ना? ओके। उसको भी हम सुधार रहे। ठीक है। तो राम से अकाउंट डेबिट फिर से 12,000, यानी पहली जैसी परिस्थिति हो गई। कुछ कुछ जो हम यहाँ पे थे, हम जो यहाँ पे थे यहीं पे रह गए ना। हाँ सर। चेक दे रहे हैं फिर डिजॉनर हो रहा है, तो मतलब स्थिति यही है कि हमने उधार आपको माल बेचा है 12,000 का, और 12,000 आपसे वसूल। हाँ सर। स्थिति तो वहीं को वहीं रह गई ना। तो हाँ। यहाँ पे हमने फिर से राम को डेबिट कर 12,000, क्योंकि देखिए राम को यहाँ पे डेबिट किया 12 से, यहाँ पे क्रेडिट किया 12 से, तो राम के पास अब बाकी नहीं रहा कुछ भी पैसा। आप एक हाँ बार सर। राम को डेबिट करते हैं 12 से, और यहाँ पे 12 से क्रेडिट करते हैं, तो बैलेंस खत्म था। हाँ। लेकिन चेक डिजॉनर होते हुए ही फिर से 12,000 रुपया बाकी हो गया उसके। 10,000 हाँ। नहीं बाकी रहा, 12,000 बाकी। क्योंकि इसके बाद जो भी एंट्री हुई ना, सब बेकार हो गई, सबका कोई हाँ। मतलब नहीं। पैसे मिल जाते ठीक, हमने डिस्काउंट भी दे दिया आपको 2,000, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट नहीं हो सकता। पैसे दोगे तो ना डिस्काउंट। हाँ। मान ले किसी के पास पैसा बाकी है, वो कह रहा है 2 रुपया डिस्काउंट देंगे, लेकिन पैसे दोगे तब ना डिस्काउंट देंगे। हाँ सिर्फ सर। डिस्काउंट तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे 12,000 हमने फिर से पुनः करना है। और बैंक में जो है, अच्छा बैंक चार्जेज लगे, मान लेते हैं बैंक चार्जेज जो है वो मान लेते हैं कि 200 और हम्म। ये हम राम से नहीं ले, मानकर चलो। अगर मानकर चल रहे हैं कि राम से नहीं ले रहे तो ठीक है, बैंक चार्जेज हमारा खर्चा है। हाँ बैंक में कितने से डेबिट किया है आपने? बैंक डेबिट सर। किया यहाँ पे 10,000। यहाँ पे देखो, चेक तो 10,000 का था ना। हाँ। बैंक जो डेबिट किया 10,000 से,
पैसे बैंक में तो 10,000 आए नहीं ना एक्चुअल। हाँ नहीं। तो फिक्स बैंक को फिर से क्रेडिट करो 10,000, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था उसको क्रेडिट करके कैंसिल करो। ये हम कैंसिल कर रहे हैं। क्रेडिट, इनकम इज क्रेडिटेड, लेकिन यहाँ पे सर कैंसिलेशन हो रहा है। तो एक्सपेंस को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अरे तो किया ना, डिस्काउंट कैसे? अलाउड है ना यहाँ पे, हाँ। वही तो क्रेडिट करो। पर क्रेडिट क्यों करा? अरे कैंसिल कर रहे हैं भाई। कैंसिल का मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट है वो अभी हमने उसको डिस्काउंट, अब हमसे 12,000 मांगे, कहने का मतलब ये है 10,000 नहीं मांगेंगे। तुमसे 12 मांगोगे या 10 मांगोगे, ये बताओ। 12 ही मांगेंगे, 12, है 12,000। 12 भी मांगेंगे ना। हाँ। 2,000 तुमको छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारा पैसा हमको मिल जाता तब ना। हाँ, डिसऑनर्ड हो गया वो। अब नए, अब जब वो फिर पैसा मांगे कहेंगे 12,000 दे, वो कहेगा चलो 2,000 छोड़ दो, 1,500 छोड़ दो, वो तो फिर नई बात हो जाएगी ना, फिर नई सिरे से वो हाँ। कहानी लिखी जाएगी। हाँ। फिर से सहमति दोनों के बीच में होगी तो फिर 2,000 का दे देंगे, 3 का दे देंगे, 4 के दे देंगे, 1,000 के देंगे, 500। वो बात की चीज है। आप समझ रहे हो ना बात? समझ गए। तो ये जो समझ गए। डेबिट क्या है, यहाँ क्रेडिट करके वह हमारा एक्सपेंसेस नहीं हुआ ना। आप ऐसे समझो, हम तो 12 हाँ। मांगेंगे उससे। अगर हम 10 मांगेंगे तब तो ठीक है, क्रेडिट करने की जरूरत है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम तो फिर से कहेंगे 12 दो भाई। तुमने 2 दिए हैं हाँ। क्या? अरे 2,000 दिए क्या तुमने? 2,000 तुमने छोड़ दिया था कि यदि वो 10,000 का चेक बुना जाता, देखा। हम्म। पैसे आ जाते तब ना। वो नहीं आए तो हाँ। हमने डिस्काउंट भी कैंसिल कर। हम्म। और बैंक, और ये जो ये है ना, बैंक जो है ना वास्तव में 10,200 से क्रेडिट होगा। वास्तव में जो बैंक है, अब दो दो बार बैंक तो लिखे नहीं सकते, आप समझ हाँ। रहे हैं ना। तो ये जो है वास्तव में 10,000 जो ये डेबिट है वो क्रेडिट कर रहे हैं, और 10,200 रुपया जो है आपके बैंक चार्जेस जो बैंक काट रहे हैं। तो आपके बैंक से वास्तव में 10,000 जो डेबिट और क्रेडिट के तो कैंसिलेशन है, लेकिन 200 रुपया आपके बैंक से रुपये आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक चार्जेस भी लेगा वो डिजॉनर। हम्म। और डिजॉनर का चार्जेज हम लोग उससे लेते हैं जिसके वजह से डिजॉनर होता है, यानी राम। हाँ। लेकिन ये बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा पा रहे हैं। यहां पर हम मानकर चल रहे हैं कि हम बैंक चार्जेस उससे नहीं ले रहे, और अगर उससे लेते तो बैंक चार्जेस डेबिट ना करके राम से अकाउंट 12,200 से डेबिट कर, क्योंकि अब बाकी कितना हो गया, 12,000 भी, और 200 तुम्हारे वजह से जो हमारे रुपये कट गए वो भी दो, वो भी। हाँ। वो भी दो। तो हम राम को और डेबिट करते इंटरेस्ट। 12,200, लेकिन यह है काम करेंगे हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। यहाँ पर हम मानकर इंटरेस्ट भी चल तो होगा सर। रहे हैं। इंटरेस्ट भी तो होगा। अरे वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तब ना भाई। हाँ। हाँ इंटरेस्ट भी होगा, 2-3 महीना और देर करोगे तो, लेकिन वो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम मानकर चल रहे हैं कि 200 रुपया नहीं ले रहे। और ठीक है। ये ऑटोमेटिक तुमको लेना पड़ेगा जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज, वहां कहेगा नहीं फिर भी लेंगे। ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड में जो है डेबिट क्रेडिट बराबर है। तो आज की क्लास यहीं भी विराम देते हैं। तो ये सर बैंक चार्जेस हमेशा हमारे एक्सपेंस होंगे? नहीं, ये तो नहीं। आपस की सहमति पर है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मानकर चल रहे हैं कि हम बियर करें। अगर हम्म। राम से लेंगे तो राम डेबिट करेंगे, फिर हमारे लिए खर्चा नहीं होगा। तो सर आप कह रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा माना जाता है कि तुम्हारे वजह से, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं ना चैप्टर जी, ये चेक है ना। अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज चेक भी होता है, मैं कह रहा हूँ उस चैप्टर में ऐसा मानकर चले, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो जर्नल ठीक है सर। चैप्टर है ना। ठीक है सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है सर। जर्नल एंट्री में ऐसा नहीं मान रहे, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूर मान। हम्म। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। ठीक, बाय, गुड। सर एक डाउट था सर। आप बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। अ,
हाँ बोलिए। हाँ बोलो ना। हाँ सर, बोल रहा हूँ, डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट टेन हाँ, थाउजेंड फ्रॉम सेविंग अकाउंट। कहाँ का क्वेश्चन है? सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे हाँ तो उस। एक्स्ट्रा बता देते हैं, इसमें दिक्कत तो नहीं। हाँ। सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट में ट्रांसफर, यही ना? हाँ। एक मिनट, जरा पेज को मुझे। भाई करेंट अकाउंट डेबिट, सेविंग अकाउंट के जगह पे कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा आप नहीं लिख उसको सकते? ऐसे कह लो, सुनो। करेंट अकाउंट तो बिजनेस का ही होगा ना जी, इसको बैंक करो। हाँ। करेंट अकाउंट लिखने की जरूरत है, बैंक अकाउंट डेबिट हाँ। टू कैपिटल। कैपिटल इसलिए कि सेविंग अकाउंट की एंट्री नहीं करते ना बिजनेस। सेविंग। हाँ। सेविंग अकाउंट तो उसका पर्सनल हो गया। पर्सनल। हम मानकर चलेंगे कि मालिक से इतना रुपया मिला मुझे, हाँ। मालिक ने कहाँ से दिया, उससे हमें कोई लेना, चाहे सेविंग अकाउंट से दे या कैश में दे या आराम से लेके दे। जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब ये हुआ ठीक। बिजनेस में उसने रुपया लगाया। ठीक है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सेविंग अकाउंट तो पर्सनल है उसका, हाँ। बिजनेस का करंट अकाउंट होता है। हम्म। बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, यानी करंट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक में पैसा आया, बिजनेस के बैंक में पैसा आया, और सेविंग अकाउंट उनका पर्सनल है। मतलब उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। कहाँ से दे रहा है, हमारा मतलब सेविंग से दे रहा है कि क्या करके दे रहा है? बस बिजनेस में पैसा आ रहा है बस। सेविंग अकाउंट का हम लोग एंट्री, मतलब बिजनेस का अकाउंट ही नहीं होता वो। और बोलिए। हाँ, बस हो गया सर। हाँ, गुड नाइट, परसों मिलते हैं शाम में 8:30। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो वरुण। हेलो वरुण। हाँ सर, हाँ सर। यस यस। तो आपने क्या क्या किया भाई 48 घंटे? सर यानी मैंने पढ़ाई आपके के बारे क्लास में कुछ? होने के बाद एक घंटा, आपके जी, क्लास होने के बाद 1 घंटा पढ़ा हूँ। 1 घंटा? उसके बाद कल हाँ। क्या किया? कल कल थोड़ा वो इधर त्योहार था। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ कि हाँ। भाई पढ़ो पढ़ो सीरियसली, नहीं तो बात नहीं बनती है। हाँ हाँ, इस बार ग्रुप पर पक्का। हाँ। पूरे भारत में कितने कॉस्ट कंटेंट है पता है आपको? 60,000। 1 लाख है। आप सोचो कितना कम है। हाँ सर। 91.1%। तो 1 लाख में अब पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है, 150 करोड़। लोग कितने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उसमें 1 लाख है कॉस्ट। हाँ सर। तो इस पे ध्यान दीजिए। आइए, यस सर। क्वेश्चन नंबर है इलिस्ट्रेशन 2। यदि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, यानी एक एसेट्स दे रहे हैं और दूसरा एसेट्स ले रहे हैं, एसेट्स के बदले में एसेट्स, उस सिचुएशन हाँ में सर। फेयर वैल्यू, कौन सा फेयर वैल्यू लिखे, इसका फेयर वैल्यू, समझ ना बात? समझ गया। तो सबसे पहले हेलो। जो एसेट्स आपकी है, हाँ सर। उस एसेट्स की फेयर वैल्यू अगर पता चल सकता है तो उसको लिखने चाहिए। और अगर खुद जो एसेट्स आप दे रहे हो उसकी अगर फेयर वैल्यू ना पता चल सके, तो जो एसेट्स आ रहा है और उसकी हाँ सर। फेयर वैल्यू पता चल सकता है, तो उसका फेयर वैल्यू, समझ रहे बात? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है कि प्लूटो लिमिटेड ओन्स लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट, एक एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट
कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू दिया हुआ, फेयर वैल्यू जो है इसी का 15 मिलियन है, और यह दूसरे लैंड एंड बिल्डिंग से एक्सचेंज कर रहा है जिसका फेयर वैल्यू 20 मिलियन, और 3 मिलियन और दे रहा है पैसे। तो हम देखेंगे कि जो हम गिव अप कर रहे हैं, ये जो एसेट्स हम दे रहे हैं दूसरा एसेट्स पाने के, तो क्या हाँ जो सर। हम एसेट दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू पता लग सकता है, हम प्रायोरिटी उसी को दें। हाँ सर। अगर वो पता लग सकता है तो हम उसी को रिकॉर्ड करें, है ना। यस सर। माने तो ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों का फेयर वैल्यू पता है, अपना भी जो हम दे रहे हैं और जो आ रहा है दोनों का फेयर वैल्यू पता है। तो किसका फेयर वैल्यू लिखेंगे, एसेट्स किस कीमत पे लिखी जाएगी। 15 मिलियन आपका फेयर वैल्यू है, 3 मिलियन कैश भी दे रहे हैं, तो आप है बुक वैल्यू 10 मिलियन, लेकिन उसका फेयर वैल्यू जो है 15 मिलियन है। तो 15 मिलियन प्लस 3 मिलियन 18 मिलियन हाँ कॉस्ट है, लेकिन जो आप ले रहे हैं बदले में उसका फेयर वैल्यू 20 मिलियन है। तो आप अपने बुक में इसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कहा गया भैया जब एक्सचेंज की बात, एक्सचेंज का मतलब एक एसेट्स दे रहे हैं दूसरा एसेट्स ले रहे हैं, उन सिचुएशन में जो अपनी वाली एसेट्स है जो हम दे रहे हैं पहले हम प्रायोरिटी उसको देंगे कि क्या इसका फेयर वैल्यू पता लग सकता है। सर, एक अगर बार फिर से बताइए सर। हाँ एक्सचेंज होगा कि क्या होगा इसमें? क्या इधर एक्सचेंज होगा ना सर? है? हियर एक्सचेंज ऑफ असेट हैज बीन डन। हाँ, एक्सचेंज ऑफ एसेट का मतलब हम एसेट दे रहे हैं बदले में एसेट्स ले रहे हैं। एक्सचेंज समझ ऑफ गया। एसेट्स का मतलब ये हुआ समझ गया। हम एसेट्स दे रहे हैं और दूसरा एसेट्स ले रहे हैं। हाँ हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है वो दे रहे हैं, और दूसरा जो है हाँ। दूसरा भी लैंड बिल्डिंग और एक प्राइवेट जेट, अपनी भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो दे रहे हैं, दूसरी लैंड एंड बिल्डिंग ले रहे हैं। हाँ सर। तो उस सिचुएशन में किस कीमत पे अपने बुक में रिकॉर्ड किया है। तो ऊपर का चीज आप पढ़ेंगे जो दिया हुआ है बुक, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आप अपनी एसेट जो दे रहे हैं अगर उसकी फेयर वैल्यू पता लग सके तो आप उसी पे रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकता तो जो एसेट्स आ रहा है अंदर यानी जो आप खरीद रहे हैं हाँ सर। हाँ हाँ। उसकी फेयर वैल्यू पता लग सकता है क्या। अगर लग सकता है तो फिर उसको लो। तो यहाँ पे तो हाँ दोनों की हाँ। फेयर वैल्यू दे रखा है, जो हमारी अपनी एसेट्स है उसकी फेयर वैल्यू को हम पहले प्रायोरिटी दें, उसी कीमत पर हम रिकॉर्ड करें। तो आप बताइए किस कीमत पे रिकॉर्ड करेंगे। 15 मिलियन आपके एसेट्स की फेयर वैल्यू है जो आप दे रहे हैं, हाँ 3 मिलियन आप कैश भी दे रहे हैं, हाँ सर। तो कितना कॉस्ट हो गया आपके लिए, क्या किस कीमत ओनली पे आप फेयर वैल्यू विल कंसिडर। हैं। ओनली फेयर वैल्यू। नहीं फेयर वैल्यू तो है ही, आप हाँ 3 3 मिलियन कैश भी दे रहे हैं, वो अलग से दे रहे हैं। एक तो आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हैं जो 15 मिलियन है, हाँ 3 मिलियन जो है कैश में दे रहे हैं। अब 20 मिलियन का एसेट्स आप खरीद रहे हैं उसके बदले में ले रहे हैं। तो अब तो समझ मैंने गया। मैंने कहा कि भाई अगर अपनी एसेट्स की फेयर वैल्यू पता हो जो कि 15 मिलियन है, तो पंद्रह हाँ मिलियन प्लस 3 मिलियन 18 मिलियन पे हम इसको रिकॉर्ड करें। ये देख, ये देख, ये देख, 80 मिलियन पर हम रिकॉर्ड करेंगे 15 मिलियन प्लस 3 मिलियन।
18 मिलियन पे हम रिकॉर्ड करेंगे, यस सर। क्योंकि अपने को अपने एसेट्स का फेयर वैल्यू पता है। हाँ, ये पता नहीं होता तो फिर 20 मिलियन, 20 मिलियन प्लस 3 मिलियन, है ना? 20 मिलियन प्लस। नहीं नहीं, 20 मिलियन जो हमको हाँ। आ रहा है वो लिखते, यस सर। लेकिन अपना पता है, इसलिए हाँ। जो आ रहा है एसेट्स उसको नहीं देखना पड़ेगा, उसके फेयर वैल्यू को नहीं देखना। फेयर वैल्यू दोनों का दे रखा है। जो हमारी एसेट्स है जो हम दे रहे हैं बदले में, अगर उसका पता है तो उसी को लिखेंगे, अगर वो नहीं पता रहता तो हम जो हमारे पैसे एसेट्स आ रहा है उसका फेयर वैल्यू देंगे। यस सर। क्लियर हुआ भाई? हाँ समझ गया। हाँ। आइए अब मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन में हम करेंगे कि कॉस्ट, कॉस्ट में टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बचेगा वो कैरिंग अमाउंट होगा, और उसी पे हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहली बार। रिकॉग्निशन का मतलब हुआ पहली बार जब हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स, हाँ सर। यानी खरीदते द समय, फर्स्ट टाइम। खरीदते समय। यस सर। उसके बाद खरीदने के बाद वह एसेट्स यूज हो रहा है तो डिप्रिसिएशन भी माइनस करो। अगर मार्केट वैल्यू और घट जाती है तो इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस करो। उसके बाद जो बचेगा उस अमाउंट पे हम उसको दिखाएं। रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन भी की जाती है भाई। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि हम आफ्टर 3 साल में या 2 साल में एक बार रिवैल्यूएशन करेंगे कि उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपका बुक वैल्यू है वही फेयर वैल्यू। और जो इंडियन एएस है या फेयर वैल्यू पे एम्फेसाइज करना कि आप अपने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे दिखाएं। फेयर वैल्यू का मतलब ये हुआ यदि आप इसको मार्केट में बेचें तो कितना प्राइस मिलता है। तो आफ्टर 2 और 3 इयर्स रिवॉल्यूशन करना चाहिए। रिवॉल्यूशन के दो मॉडल है, एक तो रिवॉल्यूशन सरप्लस और दूसरा कॉस्ट मॉडल, लिखा भी होगा। हाँ, कॉस्ट मॉडल लिखा है और रिवॉल्यूशन। हम दो तरीके से एसेट्स को दिखा सकते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन। कॉस्ट मॉडल जो है अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहा है ना आपको भाई? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहे हैं। हाँ, तो आप आफ्टर रिकॉग्निशन जो है हम दो तरीके से एसेट्स को दिखा सकते हैं। तो कॉस्ट मॉडल जिसमें रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, और दूसरा है रिवॉल्यूशन मॉडल जिसमें हम रिवॉल्यूशन करेंगे। और रिवॉल्यूशन में जो है रिवॉल्यूशन में देखेंगे कि मार्केट में की फेयर वैल्यू क्या है और उसी वैल्यू पे हम उसको दिखाएंगे। उसमें कैरिंग वैल्यू जो है उससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब कितनी बार में कर रिवॉल्यूशन, क्या हर साल करेंगे क्या? तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे नीचे लाइन देखिए क्या लिखा है, ओनली एवरी 3 और 5। आपको दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है लास्ट लाइन, एवरी 3 और 5 ईयर्स। तीन एवरी साल 3 और बाद या 5 5 इयर्स। साल बाद रिवोल्यूशन करने की जरूरत है। हाँ, इट मे बी नेसेसरी टू रिवैल्यूएट द आइटम ओनली हाँ, एवरी 3 ईयर और 3 साल 5 इयर्स। बाद या 5 साल बाद, वो इसलिए कि रिवोल्यूशन करने के लिए जो है वैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ता है, और वैल्यूअर जो है वो पैसे भी लेगा। तो इसलिए बोला भाई चलो 3 साल बाद या 5 साल बाद करो। इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख, इनिशियल कॉस्ट मतलब इतने में खरीदा पहली बार, और जिस दिन रिवोल्यूशन कर रहे हैं उस दिन टोटल डेप्रिसिएशन 55 लाख, 55,000, और उस दिन फेयर वैल्यू जो है 65 ऐसा जर्नल। हाँ सर। तो देखिए ये, हाँ, 1 लाख में खरीदा, 55,000 टोटल डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया, हाँ सर। एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएशन के अमाउंट से घट गए। तो 1 लाख में अगर 55,000 डेप्रिसिएशन है टोटल, तो 45,000 उसकी कैरिंग वैल्यू बच, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू जो है 65। क्वेश्चन को पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा है कि हाँ सर। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल से हो रहा है या रिवोल्यूशन। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर लिखा है कि उसकी फेयर वैल्यू मार्केट में 65, यानी हमारे बुक में जो कैरिंग वैल्यू 45,000 है, ये कैरिंग वैल्यू है, वास्तव में फेयर वैल्यू इसकी 65,000। इसका मतलब हुआ 20,000 ज्यादा वैल्यू है कैरिंग वैल्यू। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो किया जाए, क्योंकि लिखा है उस दिन फेयर वैल्यू इतना। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने बुक्स में एसेट्स को 65,000 में दिखाना है। अब बुक में 45 पे दिख रहा है, तो 20,000 से वैल्यू बढ़ाएंगे एसेट्स की। देखो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दिया 20,000, और ये रिवोल्यूशन रिजर्व बना दिया। ये रिवोल्यूशन रिजर्व जो है 20,000। वो सीआई में दिखाया जाए, अदर ओसीआई जो कॉम्प्रहेंसिव होता इनकम। है। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। हाँ, अदर कंप्रिहेंसिव, मतलब जो ओसीआई में रहता है ना, वो रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता। इसको आप प्रॉफिट, इसको इसको आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ये तो कुछ समय के लिए है, क्योंकि आज फेयर वैल्यू बढ़ रही, कल घट भी सकती है ना। आज फेयर वैल्यू 20,000 से बढ़ गई, कल 30,000 से घट जाएगी। तो दिस इज हाँ नॉट द रियलाइज प्रॉफिट, इसलिए ओसीआई में लिखा है। ओसीआई में टेम्पोररी पर्पज से होता है, परमानेंट पीएल अकाउंट में गया तो फाइनल हिसाब होता हो जाता। ये पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ा ही नहीं रहा, समझ गए ना बात को? हाँ सर। जो दूसरा मेथड है वो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मतलब वो इम्पोर्टेंट। आगे आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा। यस सर, समझ गया। कहता है कि रिवोल्यूशन जो है टू बी मेड फॉर इंटायर क्लास ऑफ, मतलब जब भी आप रिवोल्यूशन करेंगे तो एक एसेट्स का नहीं करेंगे, उस क्लास में आने वाले सभी एसेट का करो। हाँ सर। क्लास का मतलब ये हो गया जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ऑफिशियल बिल्डिंग एक क्लास हो गया, फैक्ट्री एक क्लास हो गया, ऑफिस एक क्लास हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग। समझ रहे बात? यस सर। रिवोल्यूशन जब भी होगा एक एक सेलेक्टिव एसेट्स का नहीं होगा,
उस ग्रुप में या उस क्लास में जितने भी एसेट्स हैं सभी का रिवोल्यूशन करा। तो इसमें यही बात है। जैसे ये क्लास दिया लैंड, एक क्लास हो, हाँ क्लास है। तो जब आप लैंड का करेंगे तो एक तरह के लैंड का सबका करेंगे, लैंड बिल्डिंग ये सब, दिस इज द क्लास, हाँ सर। क्लास ऑफ एसेट्स। ऑफिस इक्विपमेंट का करेंगे तो सबका करना होगा, ठीक है। इसी पे है ये क्वेश्चन कि दो तरह का ऑफिस है, एक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और दूसरा है ऑफिस। तो ये बिल्डिंग दोनों ही है, हाँ लेकिन सर। दोनों का नेचर ऑफ यूज जो है वो अलग अलग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एक क्लास हुआ और ऑफिशियल बिल्डिंग दूसरी क्लास हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का कर सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग का नहीं कर सकते। ओके। लेकिन जब भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का करेंगे तो सभी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का कराना हो हाँ, रिवैल्यूएशन every 3 year or 5 years once? है। Every 3 year or 5 year once? हाँ, एवरी 3 और 5 ईयर इट इज द Yes sir. डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। Yes बट sir. इफ यू are doing revolution, you have to do all class of that assets. You cannot select only one or two or three. If management has decided to revalue, they will revalue all industrial building, not a single. Office building is another class of assets. तो जब भी रिवोल्यूशन होगा तो उस क्लास में आने वाले जितने भी एसेट्स सबका रिव्यू, ठीक है जी। तो हाँ इस सर। पे इसी तरह यही क्वेश्चन आप अपने बुक से मिलाइए, आपके पास बुक होगा। हाँ हाँ। इस तरह के हैं क्वेश्चन क्या हुआ, 44। इधर सीएमए बुक में। आप देखिएगा बुक, सीएमए मिलेगा ही बुक नहीं में आपको। देखो। आइए आगे, आप देखिए उसमें कितना पन्ना है। वन पॉइंट 16 थ्री में कितना पेज, 2-3 पेज में ही खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखिएगा। एक एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पेज है खाली। 10 पेज में क्वेश्चन तो एक भी नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं नहीं, होगा। इंडियन एस पे 10 पेज है, 16 पे, हाँ, इंडियन है 16 पे 16 पे। हाँ हाँ। क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है खाली। कोई बात नहीं, बनाइए वहां भी से वो भी भी बना। बहुत छोटा वाला सर। हम्म। एक एक पेज में खत्म होने वाला। आइए आगे बढ़ो। तो घर में बनाइएगा जरा, हाँ या मैं सर। अभी ही बता देता हूँ। यहाँ पे
क्वेश्चन है कि रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ, जब खरीदा था उस समय यूजफुल लाइफ 10 साल सोचा था, रिसिडुअल वैल्यू 2000 है, 2 साल बाद देखा कि यूजफुल लाइफ सिर्फ 4 साल है। यस सर। तो 2 साल तक तो हम 10,000 मानकर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर 10,000 में खरीदा और 10,000 में 2,000 रुपया माइनस कर दें तो 8,000 टोटल डेप्रिसिएशन होगा, तो 2,000 रिसिडुअल वैल्यू है। 10,000 में आप परचेस करते, रेसिडुअल वैल्यू 2,000, रेसिडुअल वैल्यू मतलब 10 साल बाद इसके बॉडी को बेच के 2,000 रुपया आए, हाँ सर। तो 10,000 में 2,000 तो पैसा वापस ही आ जाए, तो टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट तो 8,000, 8,000 में 10 साल चले गए। देखिए डिप्रिसिएशन अमाउंट, डिप्रिसिएशन जो है वो 10,000 खरीदा, 2,000 तो पैसा वापस आ जाए, तो 8,000 ही तो डिप्रिसिएशन होगा ना जी। 10,000 में खरीदा, 2,000 तो वापस आ जाए, तो 8,000 ही नहीं आएगा वापस, तो 8,000 डेप्रिसिएशन हुआ, और ये 10 साल में डेप्रिसिएशन 8,000 होगा, तो 1 साल का 800, तो वही है, ये फिगर यस यही। सर। तो पहले साल 10,000 में खरीदा, 8,000 का 800 का डेप्रिसिएशन, तो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू 9,000। दूसरे साल में क्या हो रहा, 10,000 भूख लो और दूसरे साल का भी 800 रुपया डिप्रिसिएशन हो जाएगा। पहले साल का 800 डिप्रिसिएशन, दूसरे साल का 800, तो 1,600 रुपये, तो ये हाँ सोलह सर। सौ टोटल है। देखो लिखा है एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल, दूसरे हाँ साल हाँ। में टोटल डिप्रिसिएशन 1,600 हो गया, तो 10,000 में 1,600 चला गया 8,000। आफ्टर 2 years it is expected that useful life is 4 years after 2। तो हम देखेंगे भाई 2 साल बाद उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है। 10,000 में 2,000 तो वापस ही आ जाएगा, और 2 साल का डिप्रिसिएशन 1,600 हो गया, यस सर। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा, 8,000 माइनस 1,600, तो 6,400। बात आ रही समझ, गलती है कुछ क्या। 8, 8 में 10, 6, 7, ठीक तो है, कोई बात। सही है सर। 6400, अब कह रहा है कि इसका जो लाइफ ही 4 साल है, इसकी लाइफ 400 है, 4 ईयर है, इसका मतलब हर साल फिर 1,600 डिप्रिसिएशन चार्ज करें, यानी तीसरे साल से 1,600 पर ईयर डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज। पहले साल 800 डिप्रिसिएशन, दूसरे साल भी 800, लेकिन तीसरे यस साल सर। से 1,600 डिप्रिसिएशन पर ईयर दिखाएंगे, तो 16 प्लस 16 ये 3,200। इसको इसको ऐसे कहो कि पहले साल का 800, दूसरे साल का 800 और तीसरे साल का 1,600, इस तरह से 3,200 का ये रिकॉर्ड हो रहा है। उस दिन हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना था, फाइल करना था, हाँ हाँ। 12:40 हो गया, तो हम कर पाए सक्सेसफुल, तो टाइम नहीं बच रहा, वीडियो अपलोड करना, तो उस दिन का और आज का दोनों को कर दो, तो जो कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मिट जाता है थोड़ी देर में,
तब आगे बढ़ता हूँ, लेकिन वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है सर। चिंता की बात। ठीक। और उसको हाँ जरूर कीजिए, हम आपसे बहुत ज्यादा पैसा थोड़े मांग, थोड़ा सही तो देना हाँ, है ना। कितना देना बोल दो सर, दोनों हाँ, को मिला बात कर लेंगे, ठीक है, क्या है, ओके। पढ़ाना तो है ही नहीं जी, है ना। हाँ ठीक है तो सर, हाँ दोनों सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, पैसा कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मांगते ना। आइए, ठीक है सर। आई विल बी हैप्पी है ना। हाँ हाँ शुरू करो, अब मेहनत कीजिए, दैट द सब्जेक्ट इज आल्सो सो इंटरेस्टिंग। ये दिस दिस क्वेश्चन इज आल्सो सो ब्यूटीफुल एंड सो इजी, आप इसको देखो। तथा चेंज इन मेथड डेप्रिसिएशन, अभी चेंज इन एक्सपेक्टेड लाइफ था, अब डेप्रिसिएशन मेथड ही चेंज हो। अभी आप खरीद रहे हैं उसको 5 मिलियन में खरीदा, 3 years एगो, 3 साल पर। हाँ डिप्रिसिएशन सर। मेथड 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस, तो 5 मिलियन खरीदा है, 1 मिलियन में कितने होते हैं भाई। 10 लाख। मिलियन मतलब 10 लाख, 1। हाँ यानी 50 लाख हो गया। 1 मिलियन में 10 लाख, 5 मिलियन में 50 लाख, तो 50 लाख में आप खरीदते हो। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जो है 10% है रिड्यूसिंग बैलेंस में, तब तो 5 लाख हो, तो इसके बाद बच गया 45 लाख। इसका डिप्रिसिएशन 10% जो है 4,50,000, बच गया 40,50,000। अब क्या हो रहा है, तीसरे साल के अंत में यूजफुल लाइफ 8 years बच रहा है, वो तो है ही, क्योंकि 10 अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं लिखा है कितना लाइफ, अच्छा ये नहीं लिखा है, पहले लाइन में लाइफ नहीं लिखा है, वो तो लिखा है हाँ सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करो, तो लाइफ की जरूरत ही नहीं। तीसरे साल के अंत में कह रहा भैया 8 साल ही लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ है, और हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करें। रिड्यूसिंग ये रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, हाँ सर। रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब वो ये 40,50,000 जो बच गया ये सभी डिप्रिसिएट हो जाए। 40,50,000 इज द डिप्रिसिएबल अमाउंट, यानी टोटल यस सर। डिप्रिसिएबल अमाउंट 40 लाख, क्योंकि देर इज नो रेसिडुअल वैल्यू। उसके 8 साल बाद उसके बॉडी को बेच के कुछ आएगा ऐसा भी नहीं लिखा, तो यानी हाँ पूरा पूरा डिप्रिसिएशन होगा 8,000 में 40,50,000, तो 8 से डिवाइड कर दो ना, 8 से डिवाइड कर दो, 1 साल का डिप्रिसिएशन आ जाए। आपको बात आ रही समझ में। हाँ सर। तो ये 5 लाख, नहीं नहीं, तीसरे साल भी डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तीसरे साल के अंत में डिसाइड हुआ, तीसरे साल के अंत में डिसाइड हुआ। रुकिए, ये जो 8 year है ना, तीसरे दूसरे साल के अंत में नहीं हुआ चेंज, तीसरे साल के अंत में हुआ है, इसका मतलब हुआ तीसरा साल भी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद होगा। ये अच्छा अच्छा, इसमें नहीं है क्या, अच्छा ये हमको, अच्छा कोई बात नहीं, रबर रबर, ठीक है, तो तीसरे साल भी डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि डिसीजन जो है ना तीसरे साल हुआ, हाँ तीसरे सर। साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर 3, इसका मतलब हुआ कि तीसरे साल तो बीत ही गया ना,
यस सर, साल तो बीत गया, तो तीसरे साल हाँ का भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। समझ गया। हाँ, तीसरे 3 साल बीत गया है, बीतने के लास्ट में है भाई। ये हो गया 36,45,000। अब कह रहा है तीसरे साल के अंत में, अब ये कह रहा है कि 8,000 बच गए लाइए, तो 8, इसको डिवाइड कर देंगे 8 ईयर, 8 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का डिप्रिसिएशन जो है वह है 4,55,625, और यही फिगर है यहाँ पर। तो देख रहे हैं यस सर, कि तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो बहुत ही आसान है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो क्लास 11 हाँ का हाँ, है। यस सर, लेकिन जस्ट फॉर टू ये लाइक, आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, कहने का मतलब गॉट यू सर। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको हेल्प जरूर करेगा, जो उस एग्जाम को, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको बना। लेकिन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैंने मेल भेजा है, उसमें मिला आपको कुछ? मैंने मेल भेजा है, हैव यस यू सर, यस सर, गॉट आई द सीन इट, मेल और नॉट? या आई सीन इट, व्हाट वाज दैट? इट वाज रिगार्डिंग बुक। क्या आया था ईमेल में, क्या था? A16 ही आया था सर। उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन था। हाँ ये किताब का नाम ही पढ़ो आप समझो, किताब में तो हाँ, समझाने के लिए भी दिया है, यस सर, वो नाम ही पढ़ो तो दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा है, भेजा है, वो जरूर करने का। 8 पेज है, 6 क्वेश्चन है। हाँ, वो क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, सीए इंस्टीट्यूट का है। यस सर, तो ये ना भी पढ़ो किताब पहले तो चलेगा, लेकिन वो जरूर पढ़ो, ठीक है ना। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। हाँ सर, इम्पेयरमेंट आप समझते हैं। टी रिकॉग्निशन का मतलब होता है बुक से उसको हटा निकाल देना। देना, जब बेच देंगे या पूरी तरह से डिप्रिशिएट हो जाएगा डैमेज हो गया, डिप्रिसिएशन खत्म तभी हो बुक से गया, हटेगी। पर सैल्वेज वैल्यू। ये चैप्टर के अंदर की जितनी चीजें थी वो सब खत्म हो, यानी जो बताने वाली चीज थी वो सब खत्म। इस सवाल को बनाइएगा 8, हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, समझ गए बात को? यस सर, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ये कहाँ से आ जाता है? बारिश हो गई। So this question is so important. Please solve at first yourself. Day after tomorrow, I will teach this question. If you have any हाँ problem, सर, this question important है। समझ गए बात को? यस सर, इसको मैं बताऊंगा, यदि आपको कोई दिक्कत होगी या दिक्कत भी होगी तो भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन 8 आप घर में करें आप, यस सर, इसको बताओ। इसमें कह रहा है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन कौन सा कॉस्ट जो है इनिशियल कॉस्ट में जोड़ा जाए। एक मशीन खरीद रहे हैं, तो एट व्हाट प्राइस मशीन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक, पहली बार किस कॉस्ट पे लिखा जाएगा। तो ये तो मशीन का दाम है उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो मशीन का दाम ही है, वो तो लिखा ही जाएगा।
कुछ भी ना लिखा जाएगा लेकिन मशीन का दाम तो लिखा जाएगा। यस सर। इम्पोर्ट ड्यूटी लिखा जाएगा जी, हाँ हाँ। और उसी पे लगा है ना, यस विदेश सर। से मंगवाए। डिलीवरी फीस आएगा क्या, उसके कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या, इनिशियल कॉस्ट। हाँ, कैरेज इनवर्ट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी क्या, नहीं आएगी। नहीं आएगा। है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट लिखा है क्या, किसी और से रिलेटेड है क्या। अरे मशीन दे- जब है तो मशीन को हाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी क्या। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन तो जरूरी है, तभी तो मशीन काम करेगी। हाँ हाँ। तो ये भी उससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। हाँ सर। प्री प्रोडक्शन टेस्ट, हाँ, ये तो है। परचेज ऑफ ए 5 ईयर नहीं मेंटेनेंस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, ये आएगा क्या। नहीं। है, नहीं। क्योंकि ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है। मेंटेनेंस तो उस समय होगा जब मशीन चलना शुरू कर दे, हाँ। वो तो बात का कॉस्ट है, और वो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें पढ़ते हैं, कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है ऑन इनिशियल लिस्ट प्राइस, यानी जो 80,000 है ना, 80 लाख, उस पे ट्रेड 80 लाख डिस्काउंट दिया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कम करना। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। हाँ सर। हाँ? क्लास 11 का क्लास था अभी जो आप देखे। प्राइस में कम करना सर। नहीं, प्राइस कम करना तो 3 शब्द है, एक तो डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट, और तीसरा रिबेट। तीनों से प्राइस कम। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इन केस ऑफ ऑल सेल्स। इन ऑल केस ऑफ। सेल्स मीन्स वेदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट। हाँ हाँ। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज डिडक्टेबल, there is no condition on which fulfillment trade discount will be deducted. It is always deductible. यस सर। यानी जो सेलिंग प्राइस फिक्स होगी ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही होगी, हाँ सर। और ये हर हाल में घटेगा, क्योंकि ठीक सभी है। कस्टमर को दिया जा रहा है, हाँ सर। चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, चाहे वो नगद खरीद रहा हो चाहे उधार। इट इज गिवेन ऑलवेज। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसके बाद ही सेलिंग प्राइस निर्धारित है। ये परचेज कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट, ना कि 80 लाख। हाँ तो सर। ये 80 लाख नहीं जुटेगा। और हमने टिक इसलिए लगाया क्योंकि ये लाइन नीचे लिखी हुई। तो 80 यहाँ पे 72, ये फिगर जो होगी ये 72 लाख लिखी जाएगी। मैंने क्वेश्चन गलत नहीं है कि 80 लाख नहीं होगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में 72 लाख होगा, और यहां से यहां तक जो भी है। उसके आगे कह रहे हैं एन ए सेटलमेंट डिस्काउंट 5%। 92 लाख। सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं आएगा। सेटलमेंट डिस्काउंट हाँ का मतलब हुआ तू पहले पे कर दे तो हम 5% छोड़ देंगे। हाँ। इससे कॉस्ट, हाँ, जो इनिशियल कॉस्ट है दैट विल नॉट बी अप्रूव्ड। इफ पेमेंट फॉर द, हाँ लिखा है ना, इफ द पेमेंट ऑफ मशीन वाज रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ परचेज तो 5% और डिस्काउंट दे देंगे। अब 1 महीना बात करेगा तो तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो ये जो आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है डिस्काउंट के रूप में, इससे हमारा कॉस्ट को प्रोवाइड है। बस इतना कॉस्ट है, इसको जोड़ लीजिए।
नीचे में भी वही लिखा होगा। 92 lakh। इट इज रेनिंग आउटसाइड हियर। एक आप पे हफ्ते से बारिश बारिश हो है रही है, अभी क्या? आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या? 24 घंटे बारिश होता है हमारा इधर। अरे अच्छा, 24 घंटे बारिश। हाँ सर, 3 महीने अभी हो गए बारिश हो रही हमारा। है जबरदस्त, झमाझम बारिश। इधर तो बारिश बारिश होनी नहीं होता चाहिए है। रात में, आदमी घर में पड़ा है। हाँ हाँ। इधर रात हमको एक दिन में हफ्ते हो से जाता है पूरा दिन दिक्कत। बारिश हो रहा है। चलिए, आप ये देख लीजिए, आपका आंसर सही है ना, सब चीज हाँ हाँ, 92 lakh। है ना, सब सही है। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन भी वही है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी यही है, इसको हम बता के क्लास खत्म करेंगे। और ये चैप्टर भी समझो खत्म है। हाँ सर। आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो जो बताने वाली चीज थी सारी बता दिया। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये बनाइए, जो भेजा है वो बनाइए। तो इसमें वही बात कर रहा है कि किस कीमत पे जो है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये लिखिए। ये देखिए लिखा है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बताओ, इंक्लूडेड इंटेंजिबल नॉन करो, किस कीमत पे लिखा जाए। तो भैया परचेज ऑफ लैंड तो आएगा ही आएगा ना, स्टाम्प ड्यूटी एंड लीगल फी भी उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। आर्किटेक्ट, सुन रहे हैं मेरी बात ना? यस सर। आर्किटेक्ट फीस भी उसी से रिलेटेड है, साइट प्रिपरेशन भी है, मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी है। जनरल ओवरहेड आएगा क्या? नहीं। जनरल ओवरहेड नहीं आए, हाँ, नहीं आएगा। क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बाकी सब तो डायरेक्टली रिलेटेड लैंड से हाँ। और बिल्डिंग से है। आगे पढ़ते हैं, कहता है अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मटेरियल कॉस्ट 1 लाख हैज बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड, ये आना चाहिए क्या कॉस्ट? ये नहीं आना नहीं। चाहिए क्या नहीं। है? भाई मटेरियल नहीं सर। को मंगाया बिल्डिंग बनाने के लिए, नहीं मान होगा। लेते हैं सीमेंट मंगाया, हाँ, वो घटिया और माल निकला। झमाझम बारिश हो गई, हाँ। तो सीमेंट तो बर्बाद हो गया। हाँ सर। इट कैन नॉट बी abnormal यूज, loss। इट कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। abnormal loss। तो ये तो खर्चा नहीं होने, बनाने का एक्चुअल कॉस्ट तो है नहीं ना। हाँ ये हाँ। नहीं आए, ये नहीं आए। इसका यस मतलब सर। ये हुआ कि इन सब में जुड़ा हुआ है। मटेरियल 10 लाख है ना, 10 लाख में 1 लाख माइनस हो गया। मटेरियल 10 लाख है ना, उसमें 1 लाख माइनस हो गया। उसके बाद लिखा है कि फर्दर 1,50,000 वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। फॉल्टी डिजाइन वर्क, तो ये भी तो उससे रिलेटेड नहीं है ना जी, ये भी माइनस हो जाएगा। As a result of these problem, work on the building was stopped for 2 weeks, and it is estimated that 20,000 of labor cost related। अब देखिए बिल्डिंग को अपने काम रोकना पड़ा, क्योंकि डिजाइन ही फॉल्टी था। लेकिन वर्कर को 22,000 को देने पड़े, हाँ सर। वर्कर को 22,000 देने पड़े। तो this 22,000 is also not the production cost or building cost, because it is given without any work, worker didn't work for that price। ये भी माइनस हो जाएगा। और वेजेस कहाँ पे है, ये देखिए वेजेस 4 लाख वेजेस, इसमें 22,000 माइनस करने के बाद जो आएगा वही हम लिखेंगे। और द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी एंड ब्राउट
इन यूज, ठीक है। एक्स लिमिटेड हैड टेकन ए लोन ऑफ 40 लाख ऑन 1 अप्रैल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। Loan carried an interest of 8% per annum is repayable. Assume that entity did not consider construction. देखिए कहता है entity assume that entity did not consider the construction period as substantial। 23 देख लीजिएगा, आपको सिलेबस में है कि नहीं दिया है। ये कह रहा है कि एंटिटी कंसिडर नहीं कर रहा है कि जिस पीरियड के लिए इंटरेस्ट दिया गया वह सब्सटेंशियल पीरियड। इंडियन एस जो है 23 बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है, तो जब सब्सटेंशियल पीरियड होगा तभी हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट में जोड़ेंगे। लिखा है सब्सटेंशियल पीरियड नहीं मान रहा है तो इंटरेस्ट जो भी दिया आपने इस पीरियड वह बिल्डिंग के कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाए। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। तो इसलिए हम इसका कुछ नहीं करें, बाकी कुछ है ही नहीं किया। देखिए सब चीज मिल गया आपको किताब में, अच्छे से लिखा हुआ भी है ऊपर। तो ये लैंड की बिल्डिंग हुआ, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, साइट हो गया, इसमें 1 लाख और 1,50,000 है ना। ये मटेरियल खराब हो गया उसके वजह से। डायरेक्ट लेबर में 22,000 काम ही नहीं किया। बाकी जनरल ओवरहेड नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया because entity doesn't consider the period for which interest is given is a substantial। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी जो है रेडी टू यूज नहीं है। हाँ सर। रेडी टू यूज नहीं है, अगर वह एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स, क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है उसमें अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी और कुछ करना बाकी। वो क्वालिफाइंग एसेट्स होना चाहिए और सब्सटेंशियल पीरियड होना चाहिए, तो फिर वहां पे इंटरेस्ट जो है इसी कॉस्ट में जुट जाता। लेकिन उसने हाँ कहा सब्सटेंशियल पीरियड कंसीडर ही नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इंडियन हाँ एस 16 खत्म होता है आज दूसरी क्लास में, समझ गया। आई बट विल बी यू हैव टू प्रैक्टिसिंग। मेक द प्रैक्टिस, तभी ये खत्म श्योर। होगा एक्चुअल में। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे सवाल बताएं। इसमें जर्नल एंट्रीज पूछेंगे क्या सर? जर्नल पूछा नहीं था क्या? नहीं पूछ रहा हूँ मतलब हाँ आपसे। हाँ पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब जनरली तो क्या हो एक हाँ, तो वो भी बता दो। जनरल भी पूछा जाए। ठीक है वरुण, आप हाँ मुझे सोच के बताना। आज की यहीं पे विराम ओके। देते हैं, ठीक है ठीक है सर ना? ओके। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट सर गुड नाइट।